डॉक्टर सतीश मिश्रा सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, और जो व्हाइट हाउस की तरफ से एक बयान दिया जाता है वाइब्रेंट लोकतंत्र को लेकर के भारत के, वाइब्रेंट लोकतंत्र भारत को अगर अमेरिका ने कहा है तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के खुश होने जैसा क्या है? भारतीय जनता पार्टी को इससे क्या ऐसा हासिल हो जाएगा जो इतना वो खुशी मना रहे हैं इसको लेकर के? देखिए, इसमें दो बातें स्पष्ट होनी चाहिए। देखिए, अमेरिका के दौरे पर प्रधानमंत्री इसी माह जाने वाले हैं। अब अमेरिका की कुछ सामरिक हित है, कुछ आर्थिक हित है, और सामरिक और आर्थिक हितों के कारण भारत को उनको अपने पक्ष में रखना आवश्यक है। देखिए, उनके लिए बड़ी चुनौती चीन होता जा रहा है, और चीन के खिलाफ लड़ाई लड़ने में भारत एक उपयोगी मित्र साबित हो सकता है, होगा। देखिए, अगर यही प्रश्न आप पूछे तो राहुल गांधी भी यही कहेंगे कि अमेरिका से रिश्ते हमारे मजबूत होने चाहिए। तो अमेरिका का एक अधिकारी ने वाइब्रेंट डेमोक्रेसी बताया। ये तो हम और सब जानते हैं। डेमोक्रेसी नहीं होती तो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती ही क्यों होती? भारतीय जनता पार्टी तो डेमोक्रेसी को कम से कम करना चाहते हैं। जब वही अमेरिकी संस्थाएं ये कहती हैं कि भारत का दर्जा डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर नीचे गया है, तब हमारे अधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग उस पर बहुत नाराज होते हैं। अमेरिका से जो अच्छा अच्छा बोला जाए उसको स्वीकार लेते हैं, जिसको हमारे कहते हैं ना, कड़वा कड़वा थू, मीठा मीठा गप। ये भारतीय जनता पार्टी की प्रवृत्ति है। जहां तक ब्रजेश जी ने जैसा कहा कि राहुल गांधी की बयानों पर जो बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी के नेता दिखा रहे हैं, वो साफ है कि उनको हार का डर सताने लगा है। देखिए, राहुल गांधी बराबर सतत प्रयास में लगे हुए हैं। जब से वो राजनीति में आए हैं, उन्होंने एक अलग राह पकड़ने की कोशिश की है, और उस पर वो बराबर सतत चलते आए हैं। देखिए, जैसा कि ब्रजेश जी ने बिल्कुल सही ढंग से कहा था कि उनको जो पप्पू बनाने की जो एक बड़ी साजिश थी, जिसमें करोड़ों रुपए भारतीय जनता पार्टी ने खर्च किए, उस छवि को तोड़ते हुए राहुल गांधी बाहर आ रहे हैं, और भारत जोड़ो यात्रा जैसी यात्राएं उन्होंने करके ये साबित किया है जनता के मानस में उनका एक पॉजिटिव कैरेक्टर स्थापित हो रहा है, होने लगा है। देखिए, अब आप अंदाज लगाइए कि आज भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही। बौखलाहट की बात बता रहा हूं, जो हार के उनको लग रहा है कि हार होगी। आप देखें कि जेडीएस के साथ अब वो एनडीए में देवेगौड़ा को शामिल करना चाहते हैं। अब वो एनडीए को फिर से मजबूत करना चाहते हैं, अकाली दल को फिर से वापस लाना चाहते हैं। क्यों? इसलिए कि उनको लग रहा है कि हम जहां कहीं भी अपने वोट बचा सकें, बढ़ा सकें, घटे नहीं हमारे वोट, उसके प्रयासों में जुट गई है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो शैली है, जो उनकी भाषा है, उस पर तो हम लोग टिप्पणी ना करें तो अच्छा है, क्योंकि वो तो हमेशा बदली रही है। कोई शालीनता से बात करना तो बहुत कम नेता जानते हैं। कुछ है ऐसे नेता, कुछ ऐसा नेता थे जो बड़ी शालीनता से बात करते थे, पर उनका जो एक मेजॉरिटी जो उनकी पार्टी के नेता हैं, वो इसी प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, बात ये साफ है कि देखिए, कुल मिलाकर इनकी कोशिश तो ये है कि राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के चक्कर में लाकर उसको फंसा दें। ये जानते नहीं राहुल गांधी को, राहुल गांधी प्रधानमंत्री की कुर्सी में कभी इंटरेस्टेड नहीं रहे। राहुल गांधी देश में जो प्रजातंत्र समाप्त हो रहा है, जो इंस्टीट्यूशंस कैप्चर हो रहे हैं, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज का हनन हो रहा है, जो
गोडसे का महिमा मंडन हो रहा है और गांधी का अवमूल्यन हो रहा है। इन मूल्यों के बारे में राहुल गांधी ज्यादा सजग है और इन मूल्यों पर लड़ाई को लड़ना चाहते हैं। मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पहली बार देश के इतिहास में एक दलित प्रधानमंत्री को सामने ले आए। मुझे आश्चर्य नहीं होगा। आप देखते जाएं आगे आगे क्या होता है। जी। और डॉक्टर सतीश मिश्रा, जिस तरीके के हालात साल 2012-13 में अभी जैसा रविकांत सर जिक्र कर रहे थे, जो हालात नरेंद्र मोदी जिस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे और फिर एकदम से उनको आरएसएस भारतीय जनता पार्टी लेकर के आते हैं लोगों के बीच में चुनावी प्रचार का जो अभियान वो चलाते हैं और प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में उनको ला करके खड़ा किया जाता है। जो परिस्थितियां तब थी मनमोहन सिंह सरकार के अगेंस्ट में, यूपीए सरकार का 10 साल का कार्यकाल हो चुका था, 2G घोटाले और इस तरीके की चीजें चल रही थी और कुछ वैसा ही सीन क्या अब देखने में नहीं आ रहा है जो राहुल गांधी के लिए बनता हुआ दिख रहा है? इस समय लगातार नरेंद्र मोदी सरकार को तमाम मुद्दों पर घेरने की कोशिश की जा रही है और वो मुद्दे हैं जो लोगों से सीधे कनेक्ट करते हैं, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, इन सारे मुद्दों पर लोग नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं। तो क्या हालात कुछ कुछ वैसे ही नहीं बन रहे हैं? देखिए, आपका सवाल वाजिब है। हालात बनना शुरू हो रहे हैं। अभी विरोधी दल मिलकर इन हालातों को किस प्रकार से, किस तरीके से जनता के दरबार में, जनता की अदालत में पहुंचाते हैं, इस पर निर्भर करेगा। आप मत भूलिए, आज भी हमको विरोधी एकता की आवश्यकता है। देखिए, जिस प्रकार का जहर समाज में धर्म के नाम पर फैलाया गया है, जिस प्रकार का जहर व्याप्त है, उसके लिए आपको हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। अभी मेरा मानना यह है कि हमको बहुत सावधानी से देखना है कि किस प्रकार से चीजें चल रही हैं। अभी देखिए, जब तक जो विरोधी पार्टियों का एक सम्मेलन होना है, उसमें किस प्रकार का संदेश निकल के जाता है, वहां से देखिए राहुल गांधी ने एक माहौल तैयार किया है। हाँ, पर माहौल अपने आप में काफी नहीं होता है। इलेक्टोरल मैनेजमेंट और किस प्रकार से आप एक अपना विजन लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। देखिए, उस तरफ, उस दिशा में कदम उठ रहे हैं, उठाए गए हैं, जिसमें निसंदेह राहुल गांधी का एक बड़ा योगदान है। और इसके साथ मैं ये भी कहूंगा कि और जो विपक्षी दल के नेता हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन साहब, और इस प्रकार से जितने विरोधी दलों के नेता हैं, उन्होंने अपने अपने ढंग से चीजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और अभी उसकी शुरुआत हो रही है। देखिए, मत भूलिए कि 2012-13 में जो माहौल तैयार हुआ था, वो पिछले 3-4 सालों से चला आ रहा था, जिसमें कि अन्ना हजारे का आंदोलन का एक रोल था। हालांकि उसके पीछे संघ बाकायदा मौजूद था। उसके साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो कॉरपोरेट वर्ल्ड था, उसने मोदी के चेहरे को लाने के लिए संघ के अलावा एक बड़ी टीम स्टैब्लिश की थी, जिसमें प्रशांत किशोर जैसे लोग शामिल थे, जिसमें आपको अगर याद हो, जो मोदी फैन क्लब बने थे हर राज्य में, उनके अलग फैन क्लब्स के अलग सेक्रेटरीज वगैरह होते थे, और जब मोदी जहां जाते थे, वो जनता को लेके, लोगों को लेके जाते थे और वहां मोदी 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 के नारे लगवाते थे। तो देखिए, उनका जो स्ट्रेटेजी 2012-13 में थी, वो एक मैन्युफैक्चर्ड और क्राफ्टेड ट्रेजेडी थी,
जैसे कि प्रोफेसर साहब ने कहा कि बिल्कुल सही कहा कि विवेक को समाप्त कर दिया गया था। हाँ, मुझे भी लगता है, मैं सहमत हूं प्रोफेसर साहब से कि विवेक की वापसी हो रही है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज से लोग बाहर निकलना चाहते हैं, फेक न्यूज को लोग चेक करना चाहते हैं। ये विवेक की वापसी है। और जैसा कि कहा कि नेहरू विश्वविद्यालय, जामिया विश्वविद्यालय, इन सबके देखिए कितने सालों से इनका सतत प्रयास चल रहा है कि इन विश्वविद्यालयों को समाप्त कर दिया जाए, इनकी सार्थकता समाप्त कर दी जाए, और वो बार बार वही अपने को स्टैब्लिश किए हुए हैं। ये बौद्धिकता का प्रश्न है। तो ये बात सही है, इसलिए हमको अभी बहुत जल्दबाजी में ये नहीं कहना चाहिए कि वो माहौल तैयार हो चुका है। मुझे लगता है इस माहौल को तैयार होने में 2022 से जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई थी, वो एक पहला कदम था, और उसके बाद कर्नाटक और जगहों के जो डेवलपमेंट है वो उस तरफ उन चीजों को मजबूत कर रहे हैं। सतीश मिश्रा सर, जो चीजें देखी जा रही हैं, राहुल गांधी जहां पर हैं वो 10-20 मिनट 50 मिनट बोल लेते हैं, उसके बाद वो शांत रहते हैं। फिर बाकी के जितने घंटे बचते हैं 24 घंटों में, उसमें भाजपा राहुल गांधी की बात कर रही है। क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि भाजपा के ऊपर राहुल गांधी का प्रभाव ज्यादा हो गया है बनस्पत नरेंद्र मोदी के? नहीं, वो तो हावी तो हो ही रहे हैं। जैसे जैसे राहुल गांधी, देखिए आपने एक कृत्रिम प्रयास कर लिया कि राहुल गांधी और गांधी परिवार को, नेहरू गांधी परिवार को आपको जनमानस से उतारना है, पर वो काम कोई आसान काम तो है नहीं। और सबसे आसान चूंकि राहुल गांधी थे, सबसे छोटे थे, उस वक्त तक उन्होंने कोई रोल प्ले नहीं किया था, तो उसको धीरे धीरे सिस्टमेटिकली एक एफर्ट करके वो स्टैब्लिश कर लिया। पर अब तो राहुल गांधी की विश्वसनीयता पर कोई भी डाउट तो रह नहीं गया है। अब आगे देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत होते जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है राम प्रकाश जी, कोई दो राय नहीं है।